नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। 8 दिनों की लगातार गिरावट के बाद कल बाजार में हमने रिकवरी देखी, लेकिन आज फिर से कहानी वही है। बाजार आज कमजोर है, 17,400 के नीचे है। हल्की सी रिकवरी लोअर लेवल से कोशिश हो रही है, लेकिन ये कोशिश बहुत ज़्यादा आज हम देख रहे हैं कि रंग ला नहीं रही है। आज भी निफ्टी बैंक की तरफ से हम सपोर्ट नहीं देख रहे हैं बाजार में, और आईटी स्टॉक्स भी आज हम देख रहे हैं कि बिकवाली का शिकार हो रहे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये तमाम शेयर 1% से लेकर 1.5% के आसपास की गिरावट दिखा रहे हैं, और एक्सिस बैंक है निफ्टी का टॉप लूजर, वहां पर 0.25% के आसपास की गिरावट है। प्रॉफिट बुकिंग इसको हम कह सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो अडानी ग्रुप के शेयर आज फोकस में है। आज अडानी ग्रुप मामले में हिंडनबर्ग की जांच को लेकर कमेटी बनेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इसके चलते ये शेयर फोकस में है, और हम आज काफी उतार चढ़ाव वाला ट्रेड भी देख रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेस 5% ऊपर है। तेजी का ये लगातार आज तीसरा सत्र है, और 3 दिनों में लगभग 30% ये शेयर चल चुका है अडानी एंटरप्राइजेस का अपनी लोअर लेवल से। अडानी पोर्ट में भी तेजी है 2-2.25% के आसपास की। और आप देखिए जो इनका एनर्जी वाला पोर्टफोलियो है, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, यहां पर भी हमने तेजी के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। तो अडानी ग्रुप पर तो फोकस रहेगा ही रहेगा। बाजार पर भी हम व्यू लेंगे। आज वीकली एक्सपायरी है, इसके चलते बाजार में थोड़ी सी उतार चढ़ाव बिल्कुल स्वाभाविक भी है। इस पर भी आपको हम गाइड करेंगे, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं खास मेहमान अविनाश गोरशकर और नीतिलेश पावस्कर। अविनाश जी और नीतिलेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है हीट स्वदेश पर। नीतिलेश, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आज हम देख रहे हैं कि गिरावट है, लेकिन गिरावट के बावजूद आज भी एक रेंज में ही निफ्टी हम देख रहे हैं, 17,375 के आसपास है, और पिछले आधे पौने घंटे से इंडेक्स के लेवल में कुछ खास बदलाव हुए नहीं है। निफ्टी बैंक जरूर थोड़ी कोशिश कर रहा है लोअर लेवल से रिकवर होने की। आप ही बताइए कि आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए, और आज की रेंज क्या होगी? देखो, कंटिन्यूअसली हम लोग सेलिंग में है, लेकिन अभी कल हम लोगों ने बाई कॉल इनिशिएट किया था, वहां पे भी हमें 200 पॉइंट देखने को मिले। 89 के ऊपर ही मैंने वो बाई कॉल इनिशिएट किया था। तो अभी के लिए कुछ ना करें। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ट्रेड करना होगा तो 17,400 का एक कॉल ऑप्शन 20-22 रुपए के आसपास चल रहा है, 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल दो, और ऊपर में इसको एक जैकपॉट की तरह ले सकते हो। 40 से लेके 45 का एक टारगेट आप प्लान कर सकते हो। कम क्वांटिटी में लेना है। मैं यहाँ पे किसी भी क्लाइंट्स को मेरे फ्यूचर्स बाय में भी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, या फिर शॉर्ट में भी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट का जो मूड और माहौल है, मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो। तो मेरा एक क्लियर व्यू हमेशा रहता है, जब आप कंफ्यूजन में होते हो तो कोई भी ट्रेड ना करे। 18,800 से ही हम लोग बिकवाली की राय देते, 17,200 का टारगेट था। तो अभी के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरे क्लाइंट्स को कुछ चीजें रेकमेंड कर रहा हूँ। तो अभी जिनको भी करना होगा वो 17,400 का एक कॉल ऑप्शन 20-22 रुपए के आसपास चल रहा है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में टारगेट 40 से लेके 45 रुपए का आप क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। कम क्वांटिटी में बाय करना, 1-2 लॉट ठीक है उसके लिए। ठीक है। तो ये राय आपको इंडेक्स पर इस वक्त दे दी गई है, लेकिन कुछ सवाल भी हमें मिल रहे हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। और सवाल पूछने का तरीका आपको बता ही दिया है, लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, उसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इस बीच पहले दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं। चंडीगढ़ से संदीप जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संदीप जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा कैनरा बैंक। जी नमस्कार। कैनरा बैंक के शेयर है मेरे पास 100। तो मैंने 324 पे लिए मैम ये। इसके अलावा और भी है, मैं तो ऐड कर दूं वो भी साथ। जी पूछिए संदीप जी सवाल। ये फेडरल बैंक के भी है 140 पे। फेडरल बैंक 140 पे, ओके। 2 शेयर इसका ठीक है, आपको कैनरा बैंक और फेडरल बैंक एंड रिलायंस। चलिए ओके ठीक है। फेडरल बैंक, रिलायंस और कैनरा बैंक हैं इनके पोर्टफोलियो में। कैनरा बैंक में भी नुकसान हो रहा है, फेडरल बैंक पर भी एक बार नज़र डालें।
तो 134 पर इस वक्त कारोबार कर रहा है और उन्होंने 140 के भाव पर लिया, तो इनकी खरीद के पास ही है ये ट्रेड कर रहा है। रिलायंस के लेवल्स हम सुन नहीं पाए हैं। चलिए इनके पोर्टफोलियो पर एक बार अविनाश जी से राय ले लेते हैं। अविनाश जी गुड मॉर्निंग। संदीप जी का सवाल आया है, कैनरा बैंक है, फेडरल बैंक है इनके पास और रिलायंस के स्टॉक भी हैं। तीनों में ही हल्का नुकसान इनको हो रहा है इस वक्त, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन तो इनका अच्छा ही है, क्या करें, बने रहना चाहिए, अभी समय दें? गुड मॉर्निंग पूजा। मुझे लग रहा है कि कैनरा बैंक ये अगर चाहे तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बड़े सरकारी बैंक्स में इन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर्स दिखाए, तो मेरा कहना है कि अगर इनका नज़रिया कम से कम 8 से 12 महीना है तो इनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कैनरा बैंक में मिल सकता है। रही बात फेडरल बैंक में, तो फेडरल बैंक में भी हमको लग रहा है कि काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आया है। नंबर्स भी बैंक ने काफ़ी अच्छे दिसंबर क्वार्टर के लिए डिक्लेयर किए, तो यहाँ पे करीबन 170-175 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है अगले 12 महीने में। तो ये एक भी स्टॉक है, आपको होल्ड करना चाहिए। और रही बात रिलायंस की, तो देखिए रिलायंस में मूवमेंट थोड़ा सा स्लगिश जरूर है, लेकिन यहाँ पे बड़े ट्रिगर्स मौजूद है, जैसे कि उनका रिटेल का बिजनेस की अनलॉकिंग है, रिलायंस जियो के बिजनेस की अनलॉकिंग है, और प्लस जो प्रिंसिपल मेन बिजनेस है ऑयल एंड गैस का, वो भी अभी अच्छा करने का सिग्नल दे रहा है, क्योंकि जीआरएम्स इस क्वार्टर में काफी अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हालांकि रिलायंस एक स्लो मूवर जरूर है, बट डेफिनेटली पोटेंशियल काफी सिग्निफिकेंट है। तो तीनों शेयर्स अच्छे चुने, थोड़े से ऊपरी लेवल पे लिए, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये 8 to 12 मंथ्स होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। तो तीनों शेयर्स पे होल्ड करने के लिए। ठीक है, तीनों शेयरों पर होल्ड करने की सलाह है। फरीदाबाद से अभिषेक गोयल हमारे साथ हैं। अभिषेक नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ नमस्कार सर, मेरे पास 2 शेयर्स हैं जी। एक तो रतन पावर है, करीब मेरे पे 2 लाख क्वांटिटी रतन पावर की 5 रुपीज पे है, और मेरे पास रतन इंफ्रास्ट्रक्चर है, करीब 4000 शेयर्स हैं, वो मेरे पास करीब 30 रुपीज की है। तो मैं इन दोनों का नजरिया जानना चाहता हूँ अगले 1 साल का। रतन पावर और रतन इंडिया, बिल्कुल ठीक है। रतन इंडिया में तो हम तेजी देख रहे हैं और इसमें लोगों के पैसे बने भी हैं, लेकिन अभिषेक कोई खास वजह ये शेयर खरीदने की रतन पावर की? रतन पावर की सर, मेरे को ऐसा लगा था कि इनका महाराष्ट्र का जो प्लांट है, इनमें 2 महाराष्ट्र के प्लांट हैं, एक चल रहा है एक नहीं चल रहा है, तो दूसरा मेरे को लगा कि शायद वो चलना चालू हो जाए तो एक मल्टी बैगर बन सकता है। मेरे को ऐसा लगा था पर्सनली जी। लेकिन आपने शेयर को थोड़ा अगर स्टडी किया हो तो काफ़ी लंबे समय से रेंज में है, 10 रुपए का स्तर इसने पार किया नहीं है, और 2 लाख की क्वांटिटी आपने ले ली। वैसे एक्चुअली मेरा जो नजरिया है वो लंबा ही था इसका, तो मैं करीब अभी 1 साल 2 साल में चाहता नहीं इसको बेचना। मेरा नजरिया 2025 या 26 तक का है इसका, रतन पावर और रतन इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का। रतन इंफ्रास्ट्रक्चर का इसलिए था कि ड्रोन में है ये, और इसके बारे में काफी खबरें सुनी थी, तो एक्चुअली इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था जी। ठीक है। रतन इंडिया क्या भाव बताया आपने? रतन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मैंने 35 पे लिया हुआ है, 4000 शेयर। 35 पर आपने लिया है, ठीक है। यहाँ पर तो चलिए आप फिर भी सेफ हैं। हालांकि ये शेयर भी ऊपरी स्तर से 60 रुपए के आसपास तक गया था और काफ़ी नीचे आया है। अविनाश जी, आपसे राय जानना चाहेंगे। रतन इंडिया को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं और ऑफलाइन में बहुत सारे लोग क्वेरीज इसके बारे में पूछते हैं। आप देखिए 3.5 रुपए के आसपास का शेयर है ये रतन इंडिया का, रतन पावर का, और बावजूद इसमें वॉल्यूम की कमी नहीं है। हालांकि 1800-1900 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन एक लंबे समय से रेंज में है ये शेयर, और इसको लेकर बहुत कोई खबरें भी नहीं आती हैं ऑर्डर बुक को लेकर या फिर इनके प्रोजेक्ट्स की कमीशनिंग को लेकर। आप ये बताइए कि कंपनी में कितना दम है, ये किसी के पास है तो किस उम्मीद में होल्ड करे? अभिषेक ने तो 2 लाख शेयर ले लिए, इनके लिए क्या सलाह होगी? नहीं, मेरे ख्याल से तो देखिए अभिषेक, पहली बात तो ऐसे पेनी स्टॉक्स में पैसा डालना, और वो भी इतना बड़ा पैसा डालना, बहुत रिस्की प्रोपोजिशन होता है। इसमें क्या होता है कि अगर जैकपॉट लग गया तो आपका पैसा डबल भी हो सकता है, 4 गुना भी बढ़ सकता है, लेकिन अगर कॉल गलत हुआ तो पूरा पैसा भी यहाँ से कैपिटल आपका इरोड हो सकता है। तो मेरे ख्याल से देखिए रतन इंडिया पावर की सबसे बड़ी दिक्कत है कि इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पे ये अभी बहुत पीछे हैं। कोई भी ऐसा न्यूज़ फ्लो हमने तो सुना नहीं है कि यहाँ पे कोई कमिश्निंग प्लांट के बारे में कोई न्यूज़ फ्लो आया है। और जब तक मार्केट्स को इस कंपनी के फिनेंशियल परफॉर्मेंस का डेटा पॉइंट मिलता नहीं है, मार्केट ऐसी कंपनीज के ऊपर भरोसा और यकीन बिल्कुल नहीं करता।
तो मैं तो यही कहूंगा कि देखिए आपने पैसा जरूर डाला है, अगर आपको लंबी अवधि के लिए भी पैसा डालना है तो ऐसे शेयर में डालिए जहां पे विजिबिलिटी है, जहां पे मैनेजमेंट क्रेडिबल है, और सबसे बड़ी बात डेटा पॉइंट्स आपके पास है। विदाउट डेटा और विदाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कोई भी शेयर की चाल बनती नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इससे तो इनको निकल ही जाना चाहिए। मेरे ख्याल से काफी अच्छे विकल्प बाजार में अवेलेबल है। प्योरली प्राइस देख के आप अगर कोई शेयर खरीदते हो तो वो एक गलत तरीका है इन्वेस्टमेंट का। स्प्लिट से ये कंपनी बनी थी और पावर कारोबार को अलग किया गया था, उसको रतन पावर का नाम दिया गया था। लेकिन बिल्कुल सटीक सलाह, जो पेनी स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक्स मतलब कि जो भी 10 रुपए से कम 10 रुपए मान लीजिए एक बेस, उससे कम के जो स्टॉक्स हैं उसमें हेराफेरी की, स्टॉक मैनिपुलेशन की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा होती है और इसके चलते ऐसे शेयरों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। कम से कम ये नियम बना के चलना चाहिए। कुछ अपवाद हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स में हमने देखा है कि इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है और आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। एक ऐसे ही स्टॉक पर एक थोड़ी देर में हम एक रिसर्च लेकर आएंगे और आपको आगाह करेंगे मामला क्या है, सेबी ने किस तरह से शिकंजा कसा है वो भी आपको बताएंगे। साधना ब्रॉडकास्ट का मामला है, थोड़ी देर में आपको पूरी की पूरी हम जानकारी देंगे और आप उसको डिकोड करेंगे कि आखिर किस तरह से स्टॉक को मैनिपुलेट किया गया और सेबी ने अब क्या एक्शन लिया है, किसके खिलाफ एक्शन लिया है। साधना ब्रॉडकास्ट को लेकर हम थोड़ी देर में आपके सामने हाजिर होंगे उससे लेकर। लेकिन अगर हम रतन इंडिया की बात करें, अगर रतन इंडिया एंटरप्राइजेज की अविनाश जी, तो उसमें खबरें भी आई हैं, शेयर चला भी है, हालांकि ऊपरी लेवल से ये नीचे आया है। आप देखिए 58-59 तक ये शेयर गया था लेकिन अभी 38 रुपए के आसपास है। हाल फिलहाल खबर ये आई थी कि इन्होंने ड्रोन डिलीवरी प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया था और हमने शेयर में उस दिन बड़ी अच्छी तेजी देखी थी। इसके बारे में क्या कोई डिफरेंट व्यू है, आप क्या इसको बनाए रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए यहाँ पे कंपनी ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में एंट्री की है। काफी अच्छे रिपोर्ट्स मार्केट में मिले हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि ड्रोन का भी बिजनेस बहुत बड़ा है और अभी फिलहाल जो आपको नए नए जो प्लेयर्स दिख रहे हैं इसमें डेफिनेटली जो अर्ली मूवर होगा उनको काफी फायदा होगा। अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर नजरिया इनका कम से कम साल 1.5 साल का है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस मॉडल दिख रहा है। ऑलरेडी इनका जो प्रोडक्ट है वो वेल एक्सेप्टेड है मार्केट में। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इंतजार करें, मिनिमम 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम दे दे और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपको अच्छा मिलेगा, तो इसमें होल्ड करने की राय। ओके, तो रतन इंडिया में आप बने रह सकते हैं, ये राय आपको इस वक्त दी जा रही है स्टॉक पर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी सवालों को शामिल करते हैं। हमारे साथ उड़ीसा से हेमंत जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर है वो हमारे साथ। हेमंत नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। जी नमस्ते मैडम। मैडम एक्चुअली मेरे पास एडवांस्ड एंजाइम के 100 शेयर्स हैं, वो 315 के भाव पे मैंने खरीदा है। उसका क्या करना है मैडम, लॉन्ग टर्म व्यू क्या होगा? ओके, आपको राय थोड़ा ऊपरी लेवल पर आपने ले लिया है स्टॉक को 315 के पास। आपको राय दिलवा देते हैं यहाँ पर। नीतीश, एडवांस एंजाइम पर क्या व्यू बन रहा है आपका? 315 पर ले लिया था, तब से स्टॉक नीचे ही है, थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने एंट्री कर ली है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए इनको इस स्टॉक में, और स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें? जी मैम, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की राय दूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के अगर हम लोग देखेंगे 250 से लेके 240 एक इम्पोर्टेंट बेस है और ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 280 से लेके 290। जिस भी साइड का ब्रेकआउट आएगा आपको एक 5 से 7% का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो 280 या फिर 285 के ऊपर ये स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम आने के चांसेस है। तो अभी के लिए आप अपनी पोजीशंस को क्या कर लेना, होल्ड कर लेना। 250 या फिर सेफर साइड में 240 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस क्या कर लेना, मेंटेन करना। और उछाल में मेरे हिसाब से अगर ये काउंटर 300 रुपए के ऊपर ट्रेड करने में कंफर्टेबली रहता है और सस्टेन होता है तो 350 से 340 ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 250 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एडवांस्ड एंजाइम्स को आप होल्ड कीजिए। 350 रुपए तक के स्तर इसमें आ सकते हैं। मुंबई से शोभा नाथ हमारे साथ हैं। शोभा जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मैं इनकी स्वदेश का बहुत एकदम फेवरेट, ये हरदम कोई भी शो देखता हूँ सर, छोड़ता नहीं कुछ भी मैं। जी सर, बहुत शुक्रिया, आप लोगों के प्यार की बदौलत ही हम खड़े हैं। हाँ, और रवि रहेंगे क्या लाइन पे? रवि सर जो ये बताते हैं, सब सजेशन देते हैं ना, बहुत एकदम परफेक्ट बैठता है, वो मिलेंगे क्या? रवि सर से आपकी मुलाकात हम करवा देंगे कभी, लेकिन फिलहाल अविनाश जी हैं।
आप अपना सवाल पूछिए, बिल्कुल आपको सटीक राय मिलेगी। डेल का मेरे पास क्वांटिटी में 500 ले लिया था सर 94 पे, और इसमें और भी ऐड करना चाहता हूँ, ये कैसा रहेगा? बीएल का शेयर आपके 98 पर आपने लिया, ठीक है। और हमने देखा था कि हाल फिलहाल जो भी कैपिटल गुड्स, पावर या फिर इस टाइप के जो शेयर थे डिफेंस से जुड़े, वहां पर अच्छा एक्शन हमने देखा है। अविनाश जी, बीएल 98 के भाव पर उन्होंने लिया है, इनके भाव के आसपास ही है और ऐड करना चाह रहे हैं, सही रहेगा आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर निवेशक का थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया है तो बीईएल में डेफिनेटली ये पोजीशन ऐड कर सकते हैं। देखिए, बीईएल के पास टेक्नोलॉजी है, बीईएल के पास काफी बड़ा ऑर्डर बुक ऑलरेडी है, और सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। तो अगर नजरिया कम से कम 12 to 18 मंथ्स का है तो डिफेंस स्पेस में अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी रिकॉर्ड कर सकती है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ओनली एक ही रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टर की, थोड़ा सा पेशेंस और कन्विक्शन रखिए, थोड़ा सा लंबा समय यहाँ पे निवेश करने का सोचिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में कोई बड़ा ट्रिगर दिखता नहीं है, बट हाँ, लॉन्गर टर्म में अगर आप 12 से 15 महीने होल्ड करते हो तो आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सीबी अगर अडानी ग्रुप के शेयरों में अगर कोई मैनिपुलेशन हुई है, कोई हेराफेरी हुई है, भाव को लेकर कोई गड़बड़ी की गई है, तो उसकी जांच करे। और 5 सदस्यों की जांच कमेटी का भी गठन कर दिया है, जिसमें इंडस्ट्री के दिग्गज नंदन नीलेकणी, ओपी भट्ट, केवी कामत इस जांच कमेटी में शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर, आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी आज सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट को जांच पैनल गठित करने को लेकर अपना फैसला सुनाना था, वो फैसला आ गया है। और ये बहुत बड़ी खबर, हालांकि हम देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप के शेयर आज फोकस में भी हैं और आज थोड़ी बहुत तेजी भी हो रही है। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर आज लगातार तीसरे दिन चल रहा है और 3 सत्र में तकरीबन 25 से 30% के आसपास की तेजी हो चुकी है। लेकिन करीब करीब महीने भर पहले, अब तो महीने भर थोड़ा ज़्यादा हो गया, हिंडनबर्ग ने, जो कि एक शॉर्ट सेलर है अमेरिका का, उसने रिपोर्ट प्रकाशित की अडानी ग्रुप को लेकर और काफ़ी गंभीर इल्जाम लगाए गए। हालांकि अडानी ग्रुप ने बार बार इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है, निराधार हैं और सब कुछ ठीक है कंपनी में, लेकिन बावजूद उसके निवेशकों का भरोसा ग्रुप पर बन नहीं पाया और हमने शेयरों में भारी गिरावट देखी है। यहाँ तक कि अडानी एंटरप्राइजेस को अपने एफपीओ को वापस तक लेना पड़ा। हालांकि एफपीओ भर गया था, लेकिन निवेशकों के हित को देखते हुए उन्होंने ये रीजन दिए और एफपीओ को वापस ले लिया। और उस वक्त भाव जो था वो था 32 रुपए के आसपास का एफपीओ का प्राइस, उसके ऊपर शेयर चल रहा था, उस एफपीओ उसके नीचे के भाव पे आया था और शेयर टूटकर हमने देखा कि 1000 रुपए के भी नीचे चला गया। वहां से पुलबैक की अब कोशिश करता हुआ और काफी ज्यादा हम उतार चढ़ाव इसमें देख रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब 5 सदस्यों की जांच कमेटी का गठन कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है और कमेटी किस तरह से फंक्शन करेगी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में और क्या आया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हमारी सहयोगी सीनियर एडिटर राजेश सिंह। राजेश जी, निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला और हम ये कहेंगे एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है, क्या डिटेल्स निकल के आ रही है इसमें? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 मेंबर कमेटी बनाई है। एक जज है जो एस सापड़े, वो इसको हेड करेंगे इस कमेटी में। उस कमेटी के मेंबर्स होंगे केवी कामत, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के बड़े बैंकर रह चुके हैं, ओपी भट्ट जो कि एसबीआई के चेयरमैन थे, उसके अलावा सोमशेखर सुंदरेशन और नंदन नीलेकनी जो कि इन्फोसिस के और आधार के आप कह सकते हैं कि फाउंडर थे। तो वो लोग इस कमेटी के मेंबर हैं। इनमें ये बोला गया है कि सेक्शन 19E का क्या वायलेशन हुआ है इसमें स्टॉक्स मैनिपुलेशन को लेके, इसकी वो जांच करेंगे। इसके लिए क्या क्या इसको फ्यूचर में रोकने के लिए सुझाव है वो सुझाव देंगे और ये सील्ड कवर में अगले 2 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट पे फिर फैसला लेगी कि क्या वो डायरेक्शंस दे सेबी को या गवर्नमेंट को कि इन रिपोर्ट पे जो रिकमेंडेशन दिए गए हैं उसको माना जाए और उसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो अगले 2 महीने बाद इस कमेटी को पूरे इन्वेस्टिगेशन करके अपना रिपोर्ट सबमिट करना है। राजेश जी, तो क्या अभी सेबी को डायरेक्शन नहीं दिए गए हैं, सेबी को निर्देश नहीं दिए गए हैं जांच के लिए? और क्या जो कमेटी बनी है, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि ये सेबी के साथ मिलकर ही इस जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी।
बिल्कुल, जो सेबी ऑलरेडी जांच कर रही है, सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि वो ऑलरेडी जांच कर रही है और अपनी रिपोर्ट देगी, वो इंडिपेंडेंट है इस पूरी चीज से। सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 मेंबर कमेटी बनाई है, इनको जिससे भी इस पे हेल्प चाहिए वो हेल्प करेंगे, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो कोई और इवन अडानी हो। तो ये जो 5 मेंबर कमेटी है इंपावर हो गई इस चीज के लिए कि किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, रिकमेंडेशन बनाएंगे और उस सारे रिकमेंडेशन को एक सील्ड कवर में 2 महीने के अंदर इनको सुप्रीम कोर्ट में देना, जमा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनको 2 महीने का टाइम दिया है कि 2 महीने में आप सील्ड कवर में सारा रिकमेंडेशन अपना दीजिए और चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ वायलेशन हुआ है और उसे कहाँ कहाँ चेक किया जा सकता है, अगर कोई वायलेशन हुआ है तो। ठीक है, हिंडनबर्ग ने तकरीबन 100 गंभीर आरोप लगाए थे कंपनी पर। हालांकि उसमें बहुत सारे पब्लिक डोमेन में पहले से थे और कंपनी ने भी ऐसा कहा था कि कुछ भी नया नहीं आरोपों में, और आरोपों को खारिज किया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी बना दी गई है इसमें जांच करने के लिए, और इंडस्ट्री के दिग्गज लोग हैं, आईटी इंडस्ट्री के दिग्गज नंदन नीलेकणी, बैंकिंग के दिग्गज ओपी भट्ट एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं, उनका नाम उसमें शामिल है, केवी कामत बैंकिंग के वो भी दिग्गज। तो तमाम दिग्गज लोगों को जस्टिस एम सापरे की अध्यक्षता में इस जांच को करने का काम सौंपा गया है और 2 महीने का वक्त दिया गया है। अब राजेश जी, आपको लगता है कि 2 महीने का वक्त ठीक है या फिर थोड़ी जांच और आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल, ये कमिटी पे डिपेंड करता है कि अगर कमिटी 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन करके अपना रिकमेंडेशन दे सकती है तो देगी, अदरवाइज ये कमिटी 2 महीने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है कि हमें और कुछ टाइम चाहिए, और वो फिर इन कमिटी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो फिर वो जितने टाइम इनको चाहिए वो बढ़ा भी सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है कि जब कमिटी बनती है वो अगर स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं करते हैं तो टाइम बढ़ाया भी जाता है। तो हो सकता है अगर जरूरत होगी तो टाइम बढ़ाई जाएगी, नहीं अगर ये सारा इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में पूरी हो जाती है तो ये अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट में देंगे। राजेश जी, एक और सवाल है, क्या ये कमेटी एम्पावर्ड होगी? जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, अगर हम इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की बात करें, ईओडब्ल्यू की बात करें, या फिर इस तरह की जो तमाम जांच एजेंसीज हैं, क्या उनकी मदद लेने के लिए ये कमेटी स्वतंत्र होगी और उनकी हेल्प से ही ये जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी? बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये कमेटी बनी है, जस्टिस एक हेड कर रहे हैं इसको, एस सापड़े। तो ये कमेटी पूरी तरह से एम्पावर होगी, सरकार के किसी भी एजेंसी से जो भी इंफॉर्मेशन इनको चाहिए इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और उनको इंफॉर्मेशन उस एजेंसी को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ये कोई भी एजेंसी ये नहीं कह सकती है कि वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर। अगर किसी एजेंसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और सुप्रीम कोर्ट में को कन्विंस करना होगा कि क्यों वो इंफॉर्मेशन वो नहीं दे सकते हैं। अदरवाइज ये जो कमेटी है ये पूरी तरह से एम्पावर्ड होगी कि किसी भी एजेंसी से, किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन जो इनको जांच से रिलेटेड है वो मांग सकते हैं। ठीक है राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अविनाश गोरक्षकर जो कि दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी हम व्यू लेंगे। अविनाश जी, ऑलरेडी जो शेयर के प्राइसेस हैं अडानी ग्रुप की कंपनीज के, अगर हम पावर वाले पोर्टफोलियो की बात करें तो वहां पर लगातार हमने लोअर सर्किट्स देखे, भाव 1/4 से भी कम रह गए हैं, कई कंपनियों के भाव तो अब 1/6 रह गए हैं। अगर हम दिग्गज कंपनियों की बात करें तो वहां पर भी भाव 1/3 रह गए हैं, और जो टोटल जो मार्केट कैप है ग्रुप का वो तकरीबन 3/4% वो कम हो गया है। अभी जो निवेशक हैं अडानी ग्रुप के, इस खबर के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देख रहे हैं और उन्हें करना क्या चाहिए, उनका कदम क्या होना चाहिए? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि सेबी ने जो कमेटी बिठाई है डेफिनेटली शेयर होल्डर्स के लिए, पूरे ग्रुप के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि पूरी तरह से मैटर को एनालाइज किया जाएगा। शेयर का जो गिरना था और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद उसके क्या कारण थे, इसमें क्या मैनिपुलेशन या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो किए गए, इसके सारे इनपुट्स ये कमेटी देखेगी। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो भी डाउट्स और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लैरिटी देने के लिए ये रिपोर्ट बहुत काम में आएगा। बट इसका जो रिजल्ट है वो मार्केट्स बहुत कीनली अवेट करेगी। अगर ये रिपोर्ट से साबित होता है कि कुछ भी गड़बड़ी अडानी ग्रुप में नहीं है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को बहुत अच्छा और बड़ा कॉन्फिडेंस मूव दिखाई देगा, और इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें वापस थोड़ी री-रेटिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यही एक फैक्टर है जो मार्केट्स बहुत थोड़ा सा कॉशियस है, सेंटिमेंट भी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो चुका है। तो डेफिनेटली ये जो मूव हुआ है सेबी का मूव, ये डेफिनेटली अच्छी बात है और इससे डेफिनेटली निवेशकों का फायदा ही होना चाहिए। लेकिन ये सारा जो भी डेवलपमेंट है, इसका जो मटेरियल इम्पैक्ट है वो आपको रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो टिल दैट टाइम
मेरे ख्याल से मार्केट्स काफ़ी रुचि से इसको अवेट करेगी और इंतज़ार करेगी, और होपफुली अगर ये पॉजिटिव निकलता है इन फेवर ऑफ अडानी ग्रुप, तो मेरे ख्याल से जो सेंटिमेंट है वो डेफिनेटली बदलने की कोशिश ज़रूर करेगा। समेत ये पूरी जो कमेटी बनी है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की जांच करेगी, जो आरोप लगाए गए हैं हिंडनबर्ग की तरफ से उनकी जांच करेगी। और कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग के जब आरोप लगे थे तो देश के फाइनेंशियल सिस्टम पर, रेगुलेटर पर भी लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि आखिर रेगुलेटर के रहते हुए हिंडनबर्ग के आरोपों के मायने क्या हैं। लेकिन अविनाश जी आप ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे निवेशकों का फायदा होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। राजेश जी एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। अब चूंकि इस कमेटी के पाले में गेंद है, वो जांच करेगी, अभी तक अडानी ग्रुप कहीं कोर्ट वगैरह में नहीं गया है, आप अडानी ग्रुप की तरफ से अब अगला कदम क्या देखते हैं? देखिए, अडानी एक विक्टिम है इस केस में। अडानी को लॉस हुआ, उसके शेयर्स को मैनिपुलेट करने का आरोप उस पर लगा है। तो ये दो जांच हो रही है। एक सेबी इंडिपेंडेंट जांच कर रही है कि क्या जो करंट एग्जिस्टिंग रूल्स है उसका वायलेशन हुआ है, वो सेबी जांच कर रही है, वो अपनी अलग रिपोर्ट देगी। ये जो कमेटी बनाई गई है ये दो तरह के जांच करेगी। एक तो जांच करेगी कि क्या यहाँ पे अडानी के स्टॉक्स पे मैनिपुलेशन हुई है, हिंडनबर्ग को जो आरोप है वो आरोप सही है या नहीं है। दूसरा, अगर वो सही है तो उस आगे फ्यूचर में रोकने के लिए किस तरह के रिकमेंडेशन वो देगी सेबी को कि किस तरह के और कानून बनने चाहिए या क्या चेक्स एंड बैलेंसेज होने चाहिए, वो देगी। और ये दोनों जांच इंडिपेंडेंटली चलती रहेगी। ना तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच पे कोई रोक नहीं लगाई है। सेबी जो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो करता रहेगा, उसकी रिपोर्ट अलग आएगी। ये जो कमेटी बनाई है ये अपनी रिपोर्ट अलग देगी। ठीक है, तो पैरेलल दो जांच चलती रहेंगी, एक दूसरे की मदद भी करेंगे। सेबी जो कि मार्केट का रेगुलेटर है, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, वो अपनी जांच कर रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक जांच कमेटी बना दी है और ये इस पूरे मामले की तहकीकात करेंगे कि आखिर जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने सही या गलत हैं। क्योंकि सिर्फ मामला अडानी ग्रुप से नहीं जुड़ा है, देश के लाखों करोड़ों रिटेल इन्वेस्टर से जुड़ा है जिन्होंने एक भारी वेल्थ गंवाई है। तो अगर फैसला और सारी जो ये जांच की प्रक्रिया है अगर अडानी ग्रुप के पक्ष में आता है तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होंगे कि रिटेल निवेशकों को बचाने के लिए इतने बड़े कॉरपोरेट घराने को, जो कि जॉब मेकर है देश में, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको मजबूत करने के लिए, इसको बचाने के लिए आखिर क्या कदम उठाने चाहिए, और कुछ नियम बनाने की भी, कुछ कानून बनाने की भी कवायद यहाँ से ज़रूर शुरू होगी। राजेश जी बहुत शुक्रिया आपका हमें ये पूरा मामला समझाने के लिए और जांच कमेटी को लेकर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। बड़ी खबर, अडानी ग्रुप के मामले में हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की कमेटी बना दी है। और ये जो कमेटी बनी है, इंडस्ट्री के दिग्गज नाम इसमें शामिल है, नंदन नीलेकणी, ओपी भट्ट, केवी कामत। और आप इस मुद्दे पर बने रहिए, हमारे साथ कॉर्पोरेट वकील पवन कुमार भी जुड़ गए हैं। पवन जी एक सवाल आपसे लेंगे, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को? 5 सदस्यों की कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, सेबी जांच अलग से कर ही रही है, मामला यहां से अब किस तरह आगे बढ़ेगा? देखिए, सेबी तो इसकी इंक्वायरी कर ही रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद क्या होगा कि उन्होंने एक तो बोल दिया कि सेबी को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करो, तो एक तो टाइम बाउंड प्रोसेस हो गया। फिर ये एक्सपर्ट लोग हैं जो इस मार्केट की और चीजों को जानते हैं, जिसमें बैंकिंग एक्सपर्ट भी हैं, 2 लॉयर भी हैं। ओके, मतलब एक तरह से जो मार्केट के एक्सपर्ट लोग हो सकते हैं और जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के एक्सपर्ट लोग हैं, उनको लेके उन्होंने कमेटी बनाई। तो जो सेबी की रिपोर्ट आएगी उस पर ये लोग अपना कमेंट देंगे कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ओके, एंड देन दे विल सबमिट टू द सेबी, टू सुप्रीम कोर्ट। जी पवन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस मुद्दे पर कुछ अहम बयान भी आ रहे हैं, पहले वो सुनते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। करें सर, आज अडानी मामले को लेकर बेहद महत्वपूर्ण अरे भाई यार, अरे दो यार प्रेम दो ना लाइव। सर, आज अडानी मामले को लेकर बेहद महत्वपूर्ण फैसला आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहा कोर्ट ने? देखिए, जो हमारी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई। ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं और आगे हम ये बयान सुनाएंगे। बहुत ही अहम ये फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी फॉर्म करने का, और 5 सदस्यों की कमेटी बनी है जस्टिस AM सप्रे की अध्यक्षता में।
पवन जी, आप ये बताइए कि अब 2 महीने का समय मिला है कमेटी को रिपोर्ट सौंपने का, और इसमें तमाम वो जांच एजेंसीज को शामिल कर सकते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब क्या अडानी ग्रुप की तरफ से भी अब कुछ कवायद हो सकती है इस मामले को लेकर? देखिए, अडानी ग्रुप की तरफ से तो कोई कवायद नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो अडानी ग्रुप तो कुछ नहीं कर सकता। अडानी ग्रुप से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेबी द्वारा, वो उनको जवाब देने, और उसके बाद वो सेबी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी इस कमेटी को। देन कमेटी विल टेक ए फाइनल व्यू कि व्हाट इज राइट एंड सबमिट टू द सुप्रीम कोर्ट। ये जानना चाहते हैं कि ये जो पिटीशन है, ये 4 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी। इस पिटीशन में ये भी कहा गया है कि जो LIC का और SBI का इन्वेस्टमेंट जो है अडानी ग्रुप में, क्या जो कमेटी है वो LIC और SBI की इन्वेस्टमेंट की भी जांच कर सकती है कि क्यों उन्होंने इन्वेस्टमेंट इतना किया है, या क्या वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सही था या नहीं था? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें क्या रेफरेंस दिया होगा वो देखना है। या तो स्पेसिफिक रेफरेंस दिया होगा, या उन्होंने ओपन एंडेड दिया होगा। ओपन एंडेड होगा तो आप कुछ, ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो पिटीशन फाइल किए गए थे उस पिटीशन में ये आरोप लगाए थे कि LIC और SBI की जो कि पब्लिक का पैसा है, उन पैसे को एक ऐसी कंपनी में लगाया गया गलत तरह से प्रेशर डाल के, गवर्नमेंट के प्रेशर डाल के और उस तरह से, और वो पैसा पब्लिक का पैसा डूबा है। तो क्या उसकी भी जांच होगी? इस कमेटी को ये एम्पावर किया गया है या नहीं? देखिए, ये तो ना अभी ऑर्डर की कॉपी आई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है। अभी जस्ट उस ऑर्डर में क्या लिखा होगा, पिटीशन में कोई भी PIL डालता है वो कुछ भी बातें लिख सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने विजडम के बेसिस पे जो डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला होगा कि आप सारे एंगल की जांच करो तो सारे एंगल की जांच होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रेस्ट्रिक्ट करा तो रेस्ट्रिक्शन होगी। बाकी जो पॉइंट PIL के हैं वो उन्होंने इग्नोर कर दिया। पवन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब देश के जाने माने कॉर्पोरेट लॉयर सुनील जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, अडानी ग्रुप की तरफ से बार बार ये दलीलें आती रही हैं, सफाई आती रही, उनके CFO जोगशिंदर सिंह लगातार मीडिया के सामने बयान देते रहे हैं कि कुछ भी गड़बड़ी नहीं की गई है और जितने भी आरोप लगाए गए हैं सारे के सारे निराधार हैं। लेकिन नुकसान इसमें देखिए, अगर हम बात करें तो शेयर धारकों का हुआ है, खासतौर से रिटेल निवेशकों का भी, जिन्होंने इस ग्रुप की तमाम कंपनीज में 9 लिस्टेड कंपनियां हैं और उसमें पैसे लगाए हैं। आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए फेवर में अगर फैसला आता है अडानी ग्रुप के, तो थोड़ा सा सिस्टम को भी बदलने की जरूरत है, कुछ नए कानून लाकर, कुछ नए नियम लाकर, ताकि रिटेल निवेशकों को, या फिर इतना बड़ा ग्रुप है जिनका एक बड़ा निवेश होता है देश में तमाम जगहों पर, उनको सेफ गार्ड करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि निश्चित रूप से एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे कि किसी भी तरह की वैल्यूएशन एक बहुत बड़े ग्रुप कंपनीज की इमीडिएटली मार्केट में डाउन जाती है, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है जिसके तहत आप ये देख सकें कि किस तरह से वैल्यूएशन का प्ले है और वैल्यूएशन जो है उसको बेटर करने की जरूरत है। मगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये भी कह दूं कि किसी भी तरह का मैकेनिज्म मार्केट फोर्सेस से बेटर परफॉर्म करके आपको नहीं दिखा सकता। हमें मार्केट फोर्सेस पर यकीन रखना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज में क्वार्टरली रिजल्ट्स के अप्रेजल के बाद जो वैल्यूएशंस मार्केट ने दी हैं वो इससे पहले भी कई बार उसमें आपको एक ओवर हीटिंग नजर आई है, और वो करेक्शन समय के साथ साथ मार्केट में लिस्टेड कंपनीज में आती ही है। इसलिए मार्केट फोर्सेस से बेटर परफॉर्म कोई कमिटी या कोई भी मैकेनिज्म नहीं परफॉर्म कर सकता। मैं पूरी तरह से इस बात के फेवर में हूं कि हमें मार्केट को अपना एक निर्णय लेने देना चाहिए और मार्केट्स को ही वैल्यूएशन का एक मेजर प्राइमरी फैक्टर बनना चाहिए। और इसी के तहत आप देख रहे हैं कि एक बार पूरी तरह से बॉटम टच करने के बाद भी मार्केट जिस तरह की वैल्यूएशन एक ग्रुप को अब एक नए सिरे से देना चाह रही है, उससे बेटर परफॉर्मेंस शायद, उससे बेटर मीट्रिक्स, उससे बेटर एनालिसिस, उससे बेटर डिस्कवरीज किसी भी तरह की जांच में सामने आएगी। इसमें आज तक इस बारे में कोई भी और कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं है। इसलिए मार्केट फोर्सेस पर भी हमें यकीन रखना चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स के अप्रेजल के तहत बार बार कंपनी मार्केट में सामने आती है, तो मैं समझता हूं कि वैल्यूएशन जो है वो भी एक सुप्रीम फैक्टर है और हमें अपने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पर, NSE BSE के स्ट्रक्चर पर और अपनी कैपिटल मार्केट्स पे भी यकीन बनाए रखना चाहिए।
ठीक है सुनील जी, एक आखिरी सवाल। चूंकि आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए, हिंडनबर्ग बेसिकली शॉर्ट सेलर हैं अमेरिका में, और वो कंपनियों को पहले स्टडी करते हैं, 6-8 महीने तक पूरी तफ्तीश करते हैं, उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले उनके कुछ इन्वेस्टर होते हैं, उनको वो रिपोर्ट पहले साझा कर लेते हैं और वो शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं। अब चूंकि ये जो जांच कमेटी बनी है 5 सदस्यों की, ये स्वतंत्र है जांच को अपने तरीके से करने के लिए, क्या इसमें हिंडनबर्ग से भी पूछताछ की जाएगी? यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है? कैसे ये जांच प्रोसीड करेगी, आपका क्या मानना है? मैं इस बात में भी आपसे सहमत हूं। निश्चित रूप से आप ये देखिए कि हिंडनबर्ग से भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल स्किन जब रिसर्च के साथ साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की शामिल होगी तो निश्चित रूप से जांच पर भी कुछ ना कुछ एक इंडिपेंडेंट नजर और एक न्यूट्रल रवैया इख्तियार करने की जरूरत होगी। अगर मान लीजिए इसी तरह की कोई रिसर्च रिपोर्ट किसी इंडियन रिसर्च हाउस से आती तो आप निश्चित रूप से उसको बहुत ही स्केप्टिकल नजरों से देखते। अगर आप ये पाते कि डिस्क्लेमर के रूप में ये लिखा हुआ है कि आपने इस रिसर्च को रिलीज करने से पहले एडिक्वेटली शॉर्ट पोजीशन ले ली है, मैं नहीं मानता कि एथिकली किसी भी रूप में ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स और इंडियन बिलीफ्स पर पूरा उतरता है। तो निश्चित रूप से ये अमेरिकन सिस्टम है, हम जानते हैं कि अमेरिका में इस तरह से चीजें होती हैं और ये सिस्टम मोर इंक्लाइंड है, मोर अट्यून्ड है अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट्स और कैपिटल मार्केट्स के लिए। लेकिन हमारे यहाँ निश्चित रूप से इसके लिए जांच की जरूरत है कि किस तरह से और किन लोगों ने और किस रूट से ये जो एक शॉर्ट पोजीशन है हमारे इतने लीडिंग कॉर्पोरेट ग्रुप के विषय में ली है, और इसके और क्या क्या पहलू हैं, क्या इसके ऊपर कुछ पॉलिटिकल पहलू है या कुछ और किस तरह की चीजें हैं। ये सारी की सारी एक कॉम्प्रिहेंसिव जांच का मामला है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कमेटी आज गठित की गई है वो निश्चित रूप से इन सभी पहलुओं की जांच भी करेगी। ऐसे इंपावर किया जाएगा इस कमेटी को कि वो हिंडनबर्ग जो कि यूएस में है उससे इंफॉर्मेशन डील कर सके। क्या ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे होगा, क्योंकि ये कमेटी डायरेक्टली नहीं मांग सकती है उनसे सारा डाटा। वो मार्केट में अवेलेबल है और वो ये क्लेम करते हैं कि 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च के बाद वो इन नतीजों पर पहुंचे हैं जो निष्कर्ष उन्होंने अपनी रिपोर्ट के जरिए दिए हैं। क्योंकि ये रिपोर्ट डोमेन में अवेलेबल है और एक कॉम्प्रिहेंसिव काम रिसर्च के रूप में किया गया है, ऐसा क्लेम है, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारा डेटा और बहुत सारी जो हिंडनबर्ग की सोच है वो निश्चित रूप से कमेटी के रिव्यू के लिए ऑलरेडी मौजूद होगी और उससे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा एडिशनल डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पर जैसा कि आपने कहा, प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल ये डेटा अवेल किया जा सकता है। ठीक है सुनील जी, पवन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सेबी के पूर्व ईडी जयन गुप्ता। गुप्ता जी नमस्कार, स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। अब जबकि सेबी तो पहले से ही जांच करी इस मामले की और अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, आप ये बताइए कि इस कमेटी के बनने के बाद सेबी की जो जांच की पूरी प्रक्रिया होगी, जो पूरी मेथोडोलॉजी होगी, उसमें किस तरह का बदलाव आएगा और किस तरह से प्रोसीड करेगी जांच? ये जयन गुप्ता साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? ठीक है, अभी कुछ तकनीकी दिक्कत है, राजेश जी उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करें। लेकिन एक खबर आ रही है राजेश जी की एक्सपर्ट पैनल को 2 महीने में रिपोर्ट देगी सेबी। क्या सेबी को कमेटी ने 2 महीने का समय दिया है या फिर पूरे कमेटी के पास ही 2 महीने का समय दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? अलग अलग इंफॉर्मेशन है। जो सेबी जो जांच कर रही है उन्होंने इंडिपेंडेंटली सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था जब हियरिंग चल रही थी तब, कि हम जांच कर रहे हैं और जांच की रिपोर्ट कोर्ट में दी जाएगी। तो वो एक अलग रिपोर्ट है। वो सेबी अपनी जांच की रिपोर्ट या तो पब्लिक करेगी या सुप्रीम कोर्ट में भी देगी या सरकार को देगी, जैसे भी होगी वो चलेगी। जो कमेटी बनी है इनको अभी 2 महीने का टाइम दिया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए और ये कमेटी इन्वेस्टिगेशन करके इन्वेस्टिगेशन प्लस रिकमेंडेशन फॉर चेकिंग इस तरह के फ्रॉड्स को फ्यूचर में, वो दोनों ये कमेटी देगी। ठीक है, परफेक्ट। तो सारे एंगल से हमने आपको खबर बताई, उसका विश्लेषण भी किया। आगे भी इस पर हमारी नज़र करीब से बनी रहेगी और तमाम दिग्गज एक्सपर्ट से समझेंगे कि इस जांच कमेटी के क्या मायने हैं। और अगर हम अडानी ग्रुप के शेयरों के भाव देखें, वहाँ पर भाव देखिए, हम कम से कम अभी ये कह सकते हैं कि जो निवेशक हैं इनके, वो कहीं ना कहीं उनको संतोष है कि अब जांच कमेटी बन गई है और यहाँ से जो कुछ भी निकलेगा
चीज़ें कम से कम क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद शेयरों को लेकर जो अभी तक ऊहापोह की स्थिति है, काफ़ी हम वोलेटाइल ट्रेड देख रहे हैं, वो कम से कम बंद होगा। सारे के सारे शेयर आज हमें मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो दिग्गज जो कंपनियां हैं, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, उनके शेयर में आज भी वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। बॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। तो बड़ी खबर अडानी ग्रुप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाने का ऐलान किया है। नाम भी सामने आ गए हैं, इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, लेकिन अडानी ग्रुप के शेयरों में हम देख रहे हैं कि अब कोई पैनिक का माहौल नहीं है। थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर हो रहा है, लेकिन अडानी एंटरप्राइजेज अभी भी हरे निशान में, निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। कोल इंडिया आज बाजार को लीड कर रहा है, लेकिन आज बेहद सीमित दायरे का हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं और आज वीकली एक्सपायरी भी है। अविनाश जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे। अडानी ग्रुप ने काफ़ी ज़्यादा वेल्थ डिस्ट्रॉय किया निवेशकों का और उम्मीद लोग करते रहे कि ये बिकवाली थमेगी, कुछ दिनों में थम जाएगी, लेकिन महीने भर से ऊपर हो गए। अब हम देख रहे हैं कि थोड़ी स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं। जो एनर्जी वाला जो पोर्टफोलियो है वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अडानी पावर हो, अडानी ट्रांसमिशन हो, अडानी टोटल गैस हो, यहाँ पर हम तेज़ी देख रहे हैं। लोअर लेवल से इसमें बाइंग आ रही है। कोई कॉन्ट्रा व्यू अभी आप सुझाएंगे? हालांकि अभी तो जांच शुरू होगी, 2 महीने 3 महीने में चीज़ें साफ होंगी यहाँ से, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी क्या करना चाहिए? किसी को अगर लेने का मन हो उसके लिए सलाह क्या होगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि अभिषेक, अडानी ग्रुप की कंपनीज में जो डैमेज हो गया है उसका पूरी तरह से रिकवरी होने के लिए आपको कम से कम 6-8 महीना वेट करना पड़ेगा और वोलेटिलिटी तो अडानी ग्रुप के कंपनीज में चलती रहेगी। मुझे लग रहा है कि अगर किसी को खरीदना ही है तो मैं समझता हूं कि अंबुजा सीमेंट्स, एसीसी, अडानी पोर्ट्स, ये ऐसे स्टॉक्स है जहां पे एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, कैश फ्लोज है, तो डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में पैसा जरूर बनेगा क्योंकि इन कंपनीज में कैश फ्लो जनरेशन जेन्युइन है। तो डेफिनेटली ये 2-3 कंपनीज पे मैं पॉजिटिव हूँ। बाकी जो कंपनीज आपने कही जैसे कि अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, यहाँ पे वैल्यूएशंस मुझे लग रहा है कि अभी भी काफी महंगे हैं। तो यहाँ पे एटलीस्ट मैं तो जल्दबाजी नहीं करूंगा। तो मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि अडानी पोर्ट्स काफी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आया है। अंबुजा और एसीसी सीमेंट्स तो वैसे भी अच्छी कंपनीज थी टेक ओवर के पहले और टेक ओवर के बाद। तो आई थिंक निवेशकों को सोच समझ के थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पे लगाना चाहिए, लमसम पैसा ना लगाए, क्योंकि जिस प्रकार की वोलेटिलिटी इन काउंटर्स में हम देख रहे हैं, हो सकता है ये स्टॉक्स थोड़े ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। तो इसलिए लमसम पैसा इन्वेस्टमेंट अवॉइड करिए और थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पे निवेश करिए, वही एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, अंबुजा, एसीसी, सीमेंट का पोर्टफोलियो और कैश फ्लो की दिक्कत नहीं इन कंपनियों में, और अब ये ग्रुप में सेंटिमेंट खराब होने के कारण ये टूटे हैं। और 600 रुपये के आसपास दिसंबर में भाव था अंबुजा सीमेंट का, 350 रुपये के आसपास मिल रहा है। यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं एसीसी, या फिर पोर्ट वाला बिजनेस बेहद सॉलिड है अडानी ग्रुप का, उसको लेकर टेंशन नहीं, लेकिन सावधानी ये है कि धीरे धीरे खरीदारी कीजिए। आप एक साथ जोर लगा के आपको बाइंग नहीं करनी है, हर लेवल पर आपके लिए लेने का मौका बेहतर बनेगा इन शेयरों में। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। अविनाश जी, नितलेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज सवाल हम कम ले पाए, उम्मीद करेंगे कि अगले शो में हम ज़्यादातर दर्शकों के सवाल लेंगे, लेकिन बड़ी खबर और उस पर आप लोगों का एनालिसिस काफ़ी अच्छा रहा आज।